सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी और बताई कुछ और गई। ये मीम सोशल मीडिया पर आपने बहुत देखा होगा, परंतु इस वीडियो में मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? पूरे सोशल मीडिया पे सारे डॉक्टर्स आजकल लगे हुए हैं कि एसीएल में इंटरनल ब्रेस यूज करना चाहिए। परंतु क्या सच में इंटरनल ब्रेस आप लोगों के लिए लाभदायक है या लाभदायक नहीं है? बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें अजय देवगन से द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में जज साहब पूछते हैं, ये इनकलाब ये इनकलाब क्या है? व्हाट द हेल इज इनकलाब? और फिर उसका जो जवाब दिया मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या सच में इंटरनल ब्रेसिंग आपके एसीएल में आपके लिए लाभदायक है या नहीं। क्या ये सच में कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है? इंटरनल ब्रेसिंग कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, और कब फैसला लें कि आपको इंटरनल ब्रेसिंग की जरूरत है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले इंटरनल ब्रेसिंग होती क्या है? इंटरनल ब्रेसिंग, ब्रेस का मतलब सपोर्ट, जैसे ब्रेस दांतों में लगाते हैं उसी प्रकार से इंटरनली मतलब जो अंदरूनी तरीके से एक सपोर्ट बनाया जाए उसे इंटरनल ब्रेसिंग कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ब्रेस की। दो टाइप की ब्रेसिंग होती है, पहली इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। आमतौर पे एसीएल इंजरीज या मेनिस्कस इंजरीज के बाद आपके घुटने में जो ब्रेस दिया जाता है वो एक एक्सटर्नल ब्रेस सिस्टम है, और उसी प्रकार से जैसे फाइबर टेप एसीएल के साथ ही अंदर लगाया जाए उसे इंटरनल ब्रेसिंग कहा जाता है। परंतु सवाल है, क्या सच में इंटरनल ब्रेसिंग की आप लोगों को जरूरत है? वीडियो को अंत तक देखना, सारे सवालों के आपके जवाब दूंगा, क्योंकि लोगों ने मेरी हर वीडियो पे कमेंट पे करके ये बार बार पूछा है कि व्हाट इज इंटरनल ब्रेसिंग और क्या सच में ये जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि ब्रेस की जरूरत कब होती है? सपोर्ट देने के लिए एसीएल के बाद ब्रेस की जरूरत होती है, परंतु इंटरनल ब्रेसिंग की इंडिकेशन बिल्कुल अलग है। वो एक आर्म सपोर्ट की तरह यूज नहीं होता। जब हम कब भी एसीएल इंजरी में ग्राफ्ट यूज करते हैं, अगर आपके ग्राफ्ट का साइज पतला है तब इंटरनल ब्रेसिंग एक इंडिकेशन है। दूसरी इंडिकेशन, अगर आपका एक से ज्यादा लिगामेंट टूटा हुआ हो और ग्राफ्ट आप दूसरे पैर का यूज ना करना चाह रहे हो, तब जाके आपको इंटरनल ब्रेसिंग की जरूरत है। यानी कि मल्टी लिगामेंट इंजरीज, एक लिगामेंट से ज्यादा अगर आपकी इंजरी हुई हो तब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। दोस्तों, वैसे तो एसीएल में जो हम ग्राफ्ट यूज करते हैं हम उसे 3 बार या 4 बार क्वाड्रुपल फोल्ड करते हैं, उससे उस एसीएल ग्राफ्ट की स्ट्रेंथ ऑलरेडी जो आपके पैर का एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट होता है उससे 4 गुना बढ़ जाती है। परंतु फिर भी साइजर में हम मापते हैं उसे, और अगर उसका साइज आमतौर पर 8 से अगर कम आता है तब जाके एक इंडिकेशन बनती है कि हम इंटरनल ब्रेस यूज करें, ना कि हर एसीएल सर्जरी में इंटरनल ब्रेसिंग करी जाए। अगर आप सोचिए सच में ऐसा इंडिकेटेड था कि ब्रेसेस गुड हैं, तो क्या हर बच्चे के दांत में हम ब्रेस ना लगा दें? दांतों में ब्रेस तभी लगाए जाते हैं जब दांतों में कोई प्रॉब्लम हो या कोई इंडिकेशन हो। तभी आपने स्कूल में या छोटे बच्चों को देखा होगा, तब कई बार उनके ब्रेस लगे होते हैं। अगर ब्रेसिंग इतनी अच्छी है तो सही दांतों में भी ब्रेसिंग कभी इस्तेमाल नहीं करते। अगर इंडिकेशन है तभी इंटरनल ब्रेसिंग इस्तेमाल करी जाती है, ना कि हर सर्जरी में आप सोशल मीडिया पर आकर की इंटरनल ब्रेस लगा दो। कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनल ब्रेसिंग अर्ली रिकवरी और ज्यादा हीलिंग में हेल्प करती है। तो मेरा उनसे यह प्रश्न है कि अगर इंटरनल ब्रेसिंग इतनी ही लाभदायक है तो भारत के स्पोर्ट्स स्टार ऋषभ पंत, जब उनकी लिगामेंट इंजरी हुई तब उन्होंने इंटरनल ब्रेसिंग क्यों नहीं करा ली? क्यों देश के बड़े बड़े अस्पताल आज भी इंटरनल ब्रेसिंग केवल जब इंडिकेटेड है तभी इस्तेमाल कर रहे हैं? और रहा सवाल सपोर्ट का, जो ब्रेस प्रोवाइड करता है, तो आपने देखा होगा एसीएल इंजरी के बाद जैसे ही इंजरी ठीक हो जाती है तो आपका ब्रेस, जो एक्सटर्नल ब्रेस है, उसे आप उतार के रख सकते हैं। परंतु इंटरनल ब्रेसिंग एक बार अगर जोड़ में चली गई तो आप उसको निकाल कैसे सकते हैं? दोस्तों, ग्राफ्ट को हड्डी से जुड़ने का जो प्रोसेस है उसे लिगामेंटेशन कहते हैं। मतलब कि जो ग्राफ्ट है आपकी हड्डी से चिपक गया है या शरीर के साथ एक हो गया है, परंतु इंटरनल ब्रेस यूज करने की वजह से वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है।
तो इसीलिए इंटरनल ब्रेसिंग हर केस में इंडिकेटेड नहीं है। अगर इंडिकेटेड है तो केवल कुछ ही केसेस में इंडिकेटेड है, जो लेस देन 10% ऑफ ओवरऑल एसीएल सर्जरीज होते हैं। दोस्तों, इंटरनल ब्रेस एक अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल या सब्सटेंस से बनाई गई हुई होती है, जो कि एक बायो इनर्ट मटेरियल है, यानी कि शरीर में कोई रिएक्शन नहीं कॉज करता है, परंतु फिर भी फाइबर टेप या इंटरनल ब्रेस से कई बार रिएक्शन या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या साइनोवियम इन्फ्लेम्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हर केस में इंटरनल ब्रेसिंग बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है। और मैं मानता हूं कुछ लोग इसके ऊपर साइंटिफिक जर्नल्स लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग देश में अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, उस पर स्टडी पब्लिश कर रहे हैं कि इंटरनल ब्रेस इज बेटर। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरनल ब्रेस पूरे तरीके से गलत है, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि इंटरनल ब्रेस केवल 10% या लिमिटेड केसेस में इंडिकेटेड है, ना कि हर केस में इंडिकेटेड है। अगर आप खुद सोचिए, इंटरनल ब्रेस इतनी ही अच्छी होती तो क्या भारत के हर अस्पताल में इंटरनल ब्रेस नहीं इस्तेमाल कर रहे होते? परंतु दोस्तों, अब हर चीज के ऊपर पेपर लिखे जा सकते हैं। जो मेडिकल जर्नल्स हैं आजकल एक तरह से मीडिया हाउसेस की तरह काम कर रहे हैं। किसी भी स्टडी को 10 पॉइंट उसके फेवर में हो सकते हैं और 10 पॉइंट उसके नेगेटिव में हो सकते हैं, तो परंतु उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सारा खेल इस बात का है। और अगर ये बात इतनी ही सच है तो हर डॉक्टर आज इंटरनल ब्रेस यूज कर रहा होता, और ना केवल सिर्फ सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर डॉक्टर्स हैं वो इसको इतना प्रोपोगेट कर रहे होते। और रहा सवाल अर्ली हीलिंग का या अर्ली रिकवरी का, तो ऋषभ पंत का तो मैंने उदाहरण आपको दिया ही। अगर इंटरनल ब्रेसिंग इतनी बेटर थी तो क्यों ऋषभ पंत 1 साल के रिहैब के बाद आए? और जिसको अगर अर्ली रिहैब नेक्स्ट डे ही रनिंग करनी है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जल्दी का काम शैतान का होता है, क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स और मेडिकल जर्नल्स ये कहती हैं कि अर्ली रिहैब या वेरी अर्ली रिहैब एंड रनिंग इज नॉट इंडिकेटेड इन ACL सर्जरीज। इट मे हैम्पर द ग्राफ्ट चॉइस। और यही स्टडी मैं कोट करना चाहूंगा। देयर इज अ स्टडी इन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन दैट सेज accelerated rehab should be avoided in case of ACL surgeries। और जो रिहैब का प्रॉपर प्रोटोकॉल है वही फॉलो होना चाहिए, ना केवल कोई सोशल मीडिया टेक्निक या अनइंडिकेटेड इंटरनल ब्रेसिंग से आप अर्ली रिहैब करें। दैट मे लीड टू योर इम्प्लांट फेलियर एंड लॉन्ग टर्म में और ज्यादा पेन रादर देन अर्ली रिहैब। और रहा सवाल अच्छे रिजल्ट्स का, तो मैं कोट करना चाहूंगा जर्नल ऑफ नी सर्जरी की 2022 की स्टडी को, जो कहती है पेशेंट विद इंटरनल ब्रेसिंग एंड पेशेंट विदाउट इंटरनल ब्रेसिंग शो सिमिलर आउटकम्स एट द एंड ऑफ 2 years। दोनों के आउटकम सेम हैं, परंतु इंटरनल ब्रेसिंग के साथ देयर आर चांसेस ऑफ साइनोवियम इन्फ्लेमेशन या हाइपरट्रोफी या इंफेक्शन। तो ये एक इसका एडेड एडवांटेज या डिसएडवांटेज है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं और कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग और कुछ तो और कुछ बहुत ही, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अब आते हैं उस टेबल के बारे में जो YouTube पे कई डॉक्टर्स बता रहे हैं कि क्यों इंटरनल ब्रेसिंग बेटर है और क्यों नहीं बेटर है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको उनके सारे पॉइंट्स को झुठलाता हुआ नजर आऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला, 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन्स आर यूज्ड। बिल्कुल गलत बात। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर ACL सर्जरी में 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज हो। अधिकतर डॉक्टर्स आज के टाइम पे सिर्फ एक टेंडन इस्तेमाल करते हैं जो सेमी टेंडिनोसिस है, और अगर अत्यधिक जरूरत पड़ती है, पतला ग्राफ्ट है, तब ग्रेसिलिस को यूज करते हैं, और तब भी नहीं होता तब जाके इंटरनल ब्रेसिंग यूज करते हैं, ना कि हर सर्जरी में सीधा इंटरनल ब्रेस लगा दें। तो यह पहला पॉइंट झूठ है। दूसरा, बिगर होल्स इन बोन्स। दोस्तों, बिगर होल से ACL सर्जरी में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि लोगों के नी रिप्लेसमेंट भी होते हैं, उसमें पूरी हड्डी काटी जाती है। तो ये जो पॉइंट है कि बिगर होल्स हैं या स्मॉलर होल्स हैं, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेम सर्जरी नॉन इंटरनल ब्रेसिंग सर्जरी में भी ऑल इनसाइड टेक्निक से स्मॉल या पिन होल सर्जरी करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल ब्रेसिंग में ही करी जाए। नॉर्मल ग्राफ्ट सर्जरी में भी इंटरनल ब्रेसिंग के अलावा आप ऑल इनसाइड टेक्निक से फ्लिप कटर से छोटे होल्स बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल दूसरा पॉइंट भी झूठ है। तीसरी बात, फाइबर टेप कांट बी यूज्ड। दोस्तों, कई बार इंटरनल ब्रेसिंग ग्राफ्ट के साथ यूज करी जाती है, तो ये जो पॉइंट है इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटरनल ब्रेसिंग जो है ग्राफ्ट पे ही इस्तेमाल होती है, ग्राफ्ट के अलावा तो बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होती है। तो ये तीसरा पॉइंट भी झूठ है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है पेनफुल नी बेंडिंग। 90% नी बेंडिंग अचीव्ड आफ्टर 1 month। बिल्कुल गलत।
दोस्तों 90 डिग्री हम थर्ड वीक में इस्तेमाल कर देते हैं और एक्सेलरेटेड रिहैब, मैंने बताया, स्टडी को कोट करा, इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है रिहैब का उसी को फॉलो करना चाहिए। और रही बात आपके पेन की, वो एनाल्जेसिक्स से कवर होता है, ना कि टाइप ऑफ सर्जरी से। तो अगर ऑल इनसाइड भी करी है सर्जरी तो भी पेन कम है, और हमारे इतने सारे हमने पेशेंट देखे हैं तो उनमें पेन ना के बराबर होता है अगर प्रॉपर एनाल्जेसिक दिए हों। और ये टाइप ऑफ टेक्निक से पेन कम नहीं होता, बाय बोन साइज और इनमें होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। पांचवा पॉइंट है पेनफुल वॉकिंग। दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं, पेनफुल वॉकिंग कोई ऐसा केस नहीं होता कि एसीएल सर्जरी में नेक्स्ट डे पेनफुल वॉकिंग हो रही है। कितने ही हमारे केसेस हैं, अगर प्रॉपर एनाल्जेसिक दिया गया है तो वो आराम से नॉर्मली अपना रिहैब करते हैं और नॉर्मली चलते हैं और खुशी से ठीक होके आते हैं। सिर्फ केवल एक सोशल मीडिया फैड के लिए पॉइंट्स को बताया गया है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ रिहैब वाले पॉइंट्स हैं। अगर प्रॉपर रिहैब करा जाए तो वो बेटर हो जाएंगे। सिर्फ ये सोशल मीडिया गिमिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंटरनल ब्रेसिंग बुरी है, परंतु इंटरनल ब्रेसिंग एक सोशल मीडिया फैड है और केवल जब इंडिकेटेड है तभी करनी चाहिए। अंत में टेक अवे ये है कि इंटरनल ब्रेसिंग इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल। ये पेशेंट स्पेसिफिक है कि किस पेशेंट में इस्तेमाल करनी चाहिए, किस पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये कस्टमाइजेबल अप्रोच है जो पेशेंट के मद्देनजर दी जाए, ना कि सोशल मीडिया पे आके आपने एक फरमान जारी कर दिया कि आज से हम इंटरनल ब्रेसिंग कर रहे हैं और यही बेस्ट है। ये सरासर गलत है, और क्योंकि डॉक्टर नहीं बोलते हैं तो लोग अपनी सोशल मीडिया पे मोनोपोली करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा ग्राफ्ट आपको एसीएल सर्जरी में यूज करना चाहिए और कैसे सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या फैड से बचें बेटर डिसीजन मेकिंग में या बेटर मिथ ब्रेकिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने किसी दोस्त को जरूर सेंड करिए और मुझे सब्सक्राइब या कमेंट में जरूर बताइए अगली वीडियो मैं किस चीज पर बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।